15 के 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर, चाहे मन में करो, ओरल करो, मोबाइल पर टाइप करते रहो, सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पी कर लिखी गई होगी ये बात। वाह, शेर बन गया भाई। मशीनरी खरीदी कैश में, तो हमने दो एस्पेक्ट सोचे, मशीनरी और कैश। मशीनरी हो रही है डेबिट, कैश हो रहा है क्रेडिट। मशीनरी को डेबिट के डब्बे में डाल दो, कैश को क्रेडिट। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हो, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब भी एक बच्चा अकाउंट्स लेता है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करता है, तो उसको सबसे पहला सवाल का जवाब देखो पहले चैप्टरों में आ जाता है, कहीं ना कहीं वर्ड डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। अब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये तो आपको इस पूरे लेक्चर में मिल जाएगा जवाब आपको। लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट करने का बड़ा मन करता है, क्योंकि हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि भैया वहां पर डेबिट और भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। तो ये होता क्या है डेबिट और क्रेडिट? मैं आपको बता दूं, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर क्यों है, क्योंकि आगे कोई भी चैप्टर इन्हीं दो शब्द पर डिपेंडेंट है। और कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी, ये हमें मालूम ही नहीं है। तो आज हम एक नियम और कानून पढ़ेंगे जो कि आपके लिए भी फिक्स्ड है और मेरे लिए भी फिक्स्ड है, जिसकी मदद से हम हर ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट पता लगा पाएंगे। अब सोच के देखो कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो, और आपको ऐसे लिखना भी नहीं आता, माइंडेड आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपको गाड़ी चलानी हल्की फुल्की तो आती है, क्योंकि आपने ज्यादा अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, हल्की फुल्की तो आती है, लेकिन आपको ट्रैफिक नियम का कुछ पता नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि रेड लाइट पर रुकना होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि भैया स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 की रफ्तार पे गाड़ी नहीं चलानी। आपको नहीं पता कि आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते। तो क्या होगा, आप सब जानते हो। तो अगर किसी को रूल्स ही नहीं पता, उसने पेन पकड़ लिया अकाउंट्स बनाने के लिए, तो भैया वो तो अपनी मनमानी करेगा। जिस चीज को मैं एक अच्छा सीनियर अकाउंटेंट डेबिट होना चाहिए डेबिट कर रहा हूं, आप तो क्रेडिट किए जा रहे हो। तो एक रूल ऐसा बना दिया गया है जो कि हर एक अकाउंटेंट फॉलो करता है। आज आपको वो रूल याद करने पड़ेंगे। मैं फिर बोलूंगा, समझने वाली बात तो बहुत बाद में आएगी, पहले आपको उसको याद करने पड़ेंगे। इनको समझा नहीं जा सकता, इनको याद ही किया जा सकता है। अप्लाई करेंगे, याद करने के बाद एप्लीकेशन समझनी है। गॉट इट? प्यारा चैप्टर है बच्चों, ढंग से समझना है आपको इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के अंदर देखो, मैंने एक पिक्चर लगाई है यहाँ पर कि ये एक अकाउंटेंट है जो ये कह रहा है कि भैया ये क्रेडिट है, और ये हमारा बैंक कह रहा है नो इट्स डेबिट। अब समझो कहानी क्या हो रही है कि अभी अब इस चैप्टर में से ना अक्सर बच्चे, अभी पेड बैच के बच्चों ने भी ये सवाल पूछा था कि सर, जब मैं बैंक में जाकर पैसे जमा करा कर आ रहा हूं, तो वहां तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मेरे अकाउंट में जो मैसेज आता है फोन में, वहां तो क्रेडिट का आता है। तो देखो, ये लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई चलेगी। अब ये लड़ाई सुलझेगी कैसे, आज आपको इस चैप्टर के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है जी? तो हम पढ़ रहे हैं वन शॉट ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कमर सीधी कर लो, बेहतरीन चैप्टर ऑन द वे है भैया। चलो जी, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता था? हमने आपको बताया था कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितनी भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती हैं, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हैज टू एस्पेक्ट्स। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, याद होगा आपको। तो हमने कहा था कि भैया अगर हम मान लेते हैं मशीनरी खरीद रहे हैं, तो हमारे पास मशीनरी बढ़ जाएगी और हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है जी? लेकिन अब ये जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों, ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है हमारा डेबिट, अब हम थोड़ी मैच्योर अकाउंटिंग सीखेंगे, और एक होता है क्रेडिट। जब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नामक चैप्टर पढ़ा भी रहा था, वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अब जब वो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कन्वर्जन इट टू मनी टर्म्स, तीसरा था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल में।
और जर्नल में ना प्लस माइनस नहीं चलता, जर्नल में चलता है डेबिट और क्रेडिट। ओके, अकाउंटेंट की लाइफ में प्लस माइनस नाम की चीजें बहुत कम होती हैं, डेबिट और क्रेडिट नाम की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि डेबिट का मतलब प्लस होता है और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, ऐसा नहीं है। समझो, हर एक के लिए बात अलग है। मैं कहता रहा हूं किसी के लिए वो 6 है तो किसी के लिए वो 9 है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू का गेम है कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप समझना। तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब अगर मैं एक अकाउंटेंट हूं तो एक रूल तो होना चाहिए कि भैया किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है। तो वो दो रूल्स हैं। अब यहां पर जब हम इसके रूल्स पढ़ने जाएंगे तो रूल पढ़ने के दो तरीके हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल जो पूर्वज लिख के चले गए, और एक है उसी का कंक्लूजन यानी मॉडर्न अप्रोच। एक एक करके दोनों पढ़ेंगे, फिर आप और मैं मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि हमें ट्रेडिशनल लगानी चाहिए या मॉडर्न लगानी चाहिए। यकीन मानो अभी आप मेरे सामने नहीं हो, सिर्फ कैमरा मेरे सामने है, लेकिन यकीन मानना जब ये दोनों पढ़ लोगे तो आपका और मेरा डिसीजन सेम ही होगा। आओ चलो पहले हम पढ़ लेते हैं भैया ट्रेडिशनल अप्रोच। ढंग से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच। समझो, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि हमारे जो पूरे के पूरे अकाउंट्स हैं उसमें सिर्फ 3 ही टाइप के नेचर के अकाउंट होते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स। यानी अगर हम बात करें, कहते हैं कि अगर अकाउंटेंसी में 5 लाख टर्म्स हैं तो वो सिर्फ इन 3 चीजों में डिवाइड की जा सकती हैं। पहला, रियल नेचर के अकाउंट, रियल अकाउंट। दूसरा, पर्सनल अकाउंट। और तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, ये चैप्टर जितना स्लो पढ़ोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ये आपका जीवन डिसाइड कर रहा है भैया। ठीक है जी, कौन कौन से अकाउंट हो गए? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। ठीक है, थोड़ा सजा लेते हैं यार इसे को, क्योंकि ये तो भैया ऐसे दिल में छापना वाला एक स्लाइड आई है। रियल है, पर्सनल है और नॉमिनल है। रियल क्या होते हैं आओ वो समझते हैं। रियल में कहते हैं जितने भी आपके एसेट्स होंगे वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। रियल नेचर वो होता है दुनिया भर के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, एक्सेप्ट बैंक, जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, और डेटर, जिनसे आपको पैसे लेने हैं। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे के सारे एसेट हमारे रियल नेचर के होते हैं। जैसे पहला, मशीनरी अकाउंट, आपको पता है मशीनरी अकाउंट। दूसरा, लैंड, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। लैंड हो गया, फर्नीचर ले लो, बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट ले लो, स्टॉक ले लो, कैश ले लो, एटसेट्रा ले लो। जितने भी एसेट होंगे वो सारे के सारे हमारे कहां पर आ जाएंगे? रियल नेचर में। तो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ये भी है, ये भी यहां पर भी लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं गुडविल भी लिख देता हूं भाई। मतलब इनटेंजिबल भी आएंगे सारे के सारे। टेंजिबल तो आएंगे ही आएंगे, इनटेंजिबल भी आएंगे। डेटर नहीं आएगा और बैंक नहीं आएगा। ऐसा क्यों? 2 मिनट रुको समझाता हूं। ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा? रियल नेचर। बात करते हैं नॉमिनल नेचर की। नॉमिनल में 2 प्रकार की चीजें आती हैं। कहते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस, और यहां पर आता है सारी की सारी इनकम, गेन या प्रॉफिट, रेवेन्यू। एक ही बात है, इनकम, गेन, प्रॉफिट, रेवेन्यू।
थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट बनने वाली है यार, ठीक है ना। तो सब कुछ एक ही स्लाइड पर आना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस नॉमिनल नेचर के होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अब देखो, अब हम ऐसे चैप्टर पे जा रहे हैं कि जहां पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ वर्ड्स आएंगे, कुछ हमें पता होंगे, कुछ हमें नहीं भी पता होंगे। तो यहां पर हम कुछ की बातें कर लेते हैं, जैसे सैलरी देना, वेजेस देना, रेंट देना, माल खरीदना भी खर्चा होता है, परचेजेस, समझ रहे हो। रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट पे किया आपने, कमीशन आपने पे की है। फिर आता है कैरिएज, यानी रेड़े वाले को पैसा दिया है, रेड़ा टेम्पू। अब यहां पर कैरिएज इनवर्ड भी है और कैरिएज आउटवर्ड भी है। जब आप माल खरीदते हो तो आप रेड़े वाले को पैसा दे रहे हो तो उसको बोलते हैं कैरिएज इनवर्ड। आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया और आप अपने क्लाइंट को माल बनाकर बेच रहे हो, तो जब आप उसे भेज रहे हो तब भी रेड़े वाले को पैसा आप ही दे रहे हो, मान लो फ्री होम डिलीवरी है, तो उस रेड़े वाले को जो पैसा देगा उसको बोलेंगे कैरिएज आउटवर्ड। दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही एक्सपेंस में आएंगे। कैरिएज लिख लो, कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड लिख लो। ऐसे ही कार्टेज भी होता है, ऐसे ही फ्रेट भी होता है, ट्रक टेम्पू का खर्चा है, तीनों एक ही थाली के होते हैं, ठीक है जी। स्टेशनरी आ गई, ठीक है, स्टेशनरी, फोटोस्टैट एक्सेट्रा, और अन्य खर्चे हैं। एक्साइज ड्यूटी आ गई, कस्टम ड्यूटी आ गई, टैक्स आ गया, समझ रहे हो। तो ये सारे सारे हमारे खर्चे होते हैं। इनकम की बात करो, इनकम की बात करो तो सबसे पहली हमारी इनकम तो बेटा सेल से होती है। सबसे पहली इनकम हमारी क्या होती है, सेल से होती है, सेल आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें और हमारी इनकम होती है कि अगर हमें कोई ब्याज दे जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मान लो हमें कोई किराया दे जाता है, कोई डिविडेंड हमको हमारे शेयर से आ जाता है, ठीक है जी, इंटरेस्ट, कोई कमीशन हमको यहाँ पर दे के चला जाता है, ये सारी इनकम, ठीक है जी। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल दिखाई दे रहा है, ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, थोड़ा सा कट गया होगा देख लो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये कुछ खर्चे, कुछ इनकम मैंने आपको बताई, ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल नेचर के हैं। तो हमारा रियल नेचर हो गया, हमारा नॉमिनल नेचर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों पर्सनल अकाउंट की। जो रियल नहीं होता, जो नॉमिनल नहीं होता, वो पर्सनल होता है। मतलब इन असेट को छोड़ दो, इन इनकम और एक्सपेंसेस को छोड़ दो, अब जो बच गया वो सारा पर्सनल है। पर्सनल का एक और देखो, तीन नेचर के होते हैं आपका, आर्टिफिशियल और वो सब चीजें, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वरना इग्नोर कर सकते हो। एक छोटा सा पैराग्राफ होगा आपकी किताब में, पढ़ लेना, लेकिन आपको पर्सनल के बारे में पता होना चाहिए, उसके आगे बाइफरकेशन नहीं पता होनी चाहिए। पर्सनल नेचर के अंदर जितने भी लाइबिलिटीज होती हैं, जितने भी नेम होते हैं एटसेट्रा, वो सब आ जाता है। जैसे कैपिटल भी आ जाएगी। देखो सबसे पहली चीज तो आ गई कैपिटल, क्योंकि वो एक या कई इंसानों की होती है। पर्सनल मतलब जहां नाम इन्वॉल्व हो जाए। उसके बाद लाइबिलिटी में जितने भी हमारे क्रेडिटर्स होंगे वो सब नाम से तो होंगे, राम के पैसे, शाम, राम अकाउंट, शाम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। तो समझ रहे हो, ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं बेटा, लाइबिलिटीज हैं। तो वो आ गया क्रेडिटर। डेटर यहां क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो हमारा क्या है, पर्सनल है। क्यों, डेटर एक इंडिविजुअल होगा, एक बंदा होगा, एक कंपनी होगी, एक फर्म होगी, तो उससे जो पैसे आपने लेने हैं या देने हैं, क्रेडिटर को देने हैं, डेटर से लेने हैं, ये सारा पर्सनल गेम है। बैंक से आपने लोन ले रखा है, तो बैंक लोन जो हो गया वो भी हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर हमने बैंक के अंदर जो पैसे डाल रखे हैं वो भी हमारा पर्सनल हो गया, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो आपका आरडी अकाउंट हो, एफडी अकाउंट, चलो आरडी एफडी तो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, तो वो एक पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर अकाउंट होता है। तो बैंक अकाउंट भी हमारा क्या होता है, पर्सनल। बैंक पर्सनल है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा पर्सनल ही होगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारी लाइबिलिटी है, बैंक को पैसा वो वापसी देना है, तो जितनी भी लाइबिलिटी है वो तो आ ही रही है यहाँ पर। समझ में आ गई बात। तो ये सब चीजें तो यहाँ पर आएंगी। प्लस सारे के सारे ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये सब भी आएगा। सर वो तो यहां आ चुका है। अरे हाँ रुक तो जाओ। विद प्रीफिक्स
एंड सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, हिंदी में पढ़ा था, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी इन्हीं के आगे और पीछे अगर कुछ लिख दिया जाए तो इनका मतलब बदल जाएगा। जैसे 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 सैलरी लिखा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दो। भाई सैलरी तो खर्चा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं रेंट की, तो उसके आगे एक शब्द लिख दो, वो है प्रीपेड रेंट। रेंट आपने समय आने से पहले ही पे कर दिया, तो ये आपका एक फिक्टिशियस एसेट होता है। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जो एसेट की नेचर के नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको एसेट कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए हमारे एसेट बन जाते हैं। जब तक डेट नहीं आएगी रेंट की, मैंने मान लो एडवांस में सैलरी दे दी या एडवांस में किराया दे दिया, मैं मार्च में ही अगले साल की अप्रैल और मई का रेंट एडवांस में दे देता हूं, तो जब अप्रैल निकल जाएगा, मई निकल जाएगा, तो वो कंज्यूम तो हो ही जाएगा, वो कंज्यूम तो हो ही जाएगा। तो उसके बदले में हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। जैसे सारे के सारे एसेट को बेचकर पैसा मिल सकता है, लेकिन प्रीपेड रेंट को बेचकर पैसा नहीं मिलेगा। तो ये होता है फिक्टिशियस एसेट की प्रवृत्ति, जैसे प्रीपेड हो गया और एक्रूड हो गया, ठीक है ना। अब प्रीपेड रेंट, अब जैसे इनकम की बात कर लो, इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर है एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट की डेट निकल गई लेकिन सामने वाला बंदा पैसे देकर नहीं गया। मैंने कहा था ना, ये चार शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, और अगर हम यहाँ बात करें रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये जो चार शब्द आप लोगों ने यहाँ पर पढ़े, कौन कौन सा, एक पढ़ा आउटस्टैंडिंग, एक पढ़ा प्रीपेड, एक पढ़ा एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस, ये है हमारे सफिक्स एंड प्रीफिक्स। जहां पर भी ये दिख जाएंगे समझ जाना कि ये पर्सनल नेचर के हैं। भाई साहब इतना प्यारा बना दिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारी सी चीज बना दी है तुम्हारे लिए। ये ऐसी चीज बना दी जो उम्र भर तुम्हारे काम आएगी, जब जब तुम अकाउंट्स पढ़ोगे। वो हम डिसाइड कर लेंगे अभी कि हम मॉडर्न लगाएंगे या ट्रेडिशनल लगाएंगे। तो अब आपको सबसे पहला टास्क क्या है कि 2 मिनट इस वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार ये समझ लेना है कि क्या रियल है, क्या पर्सनल है, क्या नॉमिनल है। 2 मिनट अभी शुरू नहीं हुए, पहले मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूं। रियल में सारे के सारे एसेट आएंगे, किसको छोड़कर, डेटर और बैंक को छोड़कर। नॉमिनल में सारे खर्चे और सारी इनकम आ जाएगी। गॉट इट, ये बहुत सिंपल है दोनों। पर्सनल में कॉम्प्लिकेशन है, जहां पर भी आपको नाम दिख जाएगा, राम, मोहन, सोहन, रेखा, जया, सुरेखा, सबकी पसंद, निर्मा, जो भी नाम लिख जाएगा वो तो आएगा। कैपिटल, कैपिटल आएगा, ठीक है जी, कैपिटल तो कैपिटल है, उसके आगे नाम तो लगा ही होता है। राम की कैपिटल, श्याम की कैपिटल, राम, मोहन, सोहन तीनों की कंबाइंड कैपिटल, क्योंकि पार्टनरशिप चल रही है। क्रेडिटर, जिसको पैसे देने हैं वो भी एक बंदा ही होगा। डेटर, जिससे पैसे लेने हैं वो भी एक बंदा होगा। बैंक लोन लाइबिलिटी है, बैंक क्योंकि एक आइडेंटिटी पे खुलता है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी एक लाइबिलिटी है, एटसेट्रा लिख देते हैं यहाँ पर। और प्लस साथ में जितने भी एक्सपेंसिव और इनकम होंगे विद सफिक्स एंड प्रीफिक्स, चार ही हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और इन एडवांस। ये चार चीजें जहां दिख जाएंगी वो सारी की सारी क्या है, पर्सनल। अरे सर डेबिट और क्रेडिट तो पढ़ाओ, रुक जाओ, अरे पहले ये तो जान लो, डेबिट क्रेडिट भी पढ़ लेंगे। अभी तक देखो ट्रेडिशनल अप्रोच का डीमेरिट समझ लो। डीमेरिट ये है कि भैया सिर्फ बातें हो रही हैं, डेबिट और क्रेडिट का कुछ बताया नहीं गया, ठीक है। चलो, तो अब 2 मिनट है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये सारी चीजें आप एक बार ही एब्जॉर्ब कर सकते हो। चलो, आई होप कर ली होंगी। चलो जी, तो अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है जहां पर आपको यह बताना है कि कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है। अब इसके अंदर टोटल 15 है। मैं फिर बोलूंगा, मैं यहाँ पे साइड हट जाता हूं, आप एक बारी अपने पेन कॉपी उठाकर देखो। चैलेंज है, एक गेम है, ये खेलनी पड़ेगी भाई, अच्छा अकाउंटेंट बनना है, मां कसम दे रहा हूं तुम लोगों को। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये 15 के 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, चाहे मन में करो, ओरल करो, मोबाइल पर टाइप करते रहो, लिखो। 15 के 15 क्वेश्चन है, बाइफिकेशन करनी है रियल, पर्सन, नॉमिनल की। फिर मैं करूंगा, कमेंट में जरूर बताएंगे कि 15 में से ठीक कितने थे, और ऐसे ही भी 2 गेम और बाकी हैं। चलो ठीक है जी, तो उम्मीद रखता हूं कि आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा और अब आप आंसर चेक करने आए होंगे। तो पहला आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, यहां मैं लिखता भी रहता हूं, ये एसेट होता है, इसलिए ये रियल नेचर का होता है, तो यहां पे रियल अकाउंट लिख देते हैं। एक्साइज ड्यूटी हमारा एक खर्चा होता है। एक्साइज ड्यूटी जब आप माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पर एक्साइज ड्यूटी नामक चीज लगती है, तो ये हमारा हो गया बच्चों नॉमिनल।
नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए ये क्या होता है भैया हमारा पर्सनल। कैपिटल तो कैपिटल ही है, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों पर्सनल। मोटर व्हीकल ये हमारा एसेट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा रियल। शाबाश। गुडविल ये भी हमारा एसेट है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा भैया रियल। चाहे एसेट टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, बात एक ही होती है। इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा एसेट होता है, तो ये भी कौन से नेचर का हो जाएगा रियल नेचर का हो जाएगा। सैलरी, अब सैलरी मिल तो सकती नहीं, पहली बात तो हम तो सोल राइटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो सैलरी तो मिलेगी नहीं, और मिली भी होती तो रिसीव लिखा होता। सिर्फ सैलरी का मतलब पेड है, सिर्फ इंटरेस्ट का मतलब पेड है, सिर्फ रेंट का मतलब पेड है, ठीक है ना। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमारा आ जाएगा नॉमिनल नेचर का आ जाएगा, ठीक है जी। डेटर हमारा है तो एसेट, है तो एसेट, लेकिन ये क्या हो जाएगा भैया पर्सनल। होता तो एसेट है लेकिन ये पर्सनल क्योंकि नाम लिखा हुआ है। बैड डेटर, गंदा डेटर हमारा लॉस है एक प्रकार का, तो ये बेटा हमारा आ जाएगा नॉमिनल। अब यहां पर अगर आप बैड डेटर की बात करो तो आप उसे पर्सनल भी ले सकते हो, एक ही बात है। पर्सनल ट्रीट कर लो या नॉमिनल ट्रीट कर लो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। डेप्रीसिएशन एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा नॉमिनल। वेजेस भी एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल। रिपेयर भी एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल। रमेश एक डेटर है, तो ये आ गया भैया हमारा पर्सनल। और बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आ गया हमारा पर्सनल। अब फटाफट से बता दो इन 15 में से तुम्हारे कितने ठीक थे। ठीक है जी, कमेंट जरूर करेंगे भाई कि ताकि एक फीडबैक आपकी तरफ से भी हमको मिलता रहे। चलो, अब ये हमारा पहला टास्क हो गया। अगर आप इसके एक आध क्वेश्चन अपने टीएस या डीके से और करना चाहो तो प्लीज आप और करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है जी। ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप चलने वाला चैप्टर है। चैप्टर लगता छोटा सा है भी छोटा सा, लेकिन इसको जितना एब्जॉर्ब कर करके पढ़ेंगे उतना मजबूत अकाउंटेंट बनेंगे। फिर आती है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है जी। इसके 3 गोल्डन रूल्स कहां गए? इसके 3 गोल्डन रूल्स की मैंने स्लाइड बनाई थी, कहां गई भाई वो 3 गोल्डन रूल्स? ओहो, मॉडर्न अप्रोच पहले आ गया, गोल्डन रूल। चलो आप बाइफरकेट कर लेना यार, ठीक है ना। पहले मॉडर्न अप्रोच आ गया, फिर गोल्डन रूल आ गया, जबकि पहले क्या आना चाहिए था? गोल्डन रूल, फिर आना चाहिए था मॉडर्न अप्रोच। आगे पीछे होगी स्लाइड। चलो, तो अब मैं पढ़ाता हूं। अभी देखो ट्रेडिशनल अप्रोच ही चल रही है, अब वहां से अब हम ये सीखते हैं कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। 3 गोल्डन रूल्स क्या कह रहे हैं देखो। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, मेरी बात मानोगे? मानोगे? सिर्फ पढ़ लो, याद कर लो, समझो मत, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत घुमावदार है। कभी डेटर नहीं लेने, कभी वो नहीं लेना, उसको एसेट नहीं मानना, उसको पर्सनल मानना है। अरे बड़ा लोचा है भाई। मॉडर्न अप्रोच से देखते ही पहली नजर में तुमको उससे प्यार हो जाएगा। लव एट फर्स्ट साइट। याद रखना, अभी मॉडर्न अप्रोच आएगी तुम बोलोगे सर ये क्या है, मतलब खामा ही पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो खामा तो खैर नहीं पढ़ रहे, उसका कारण है देखो पेपर में एक तो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो वो खामा नहीं हुआ। दूसरा, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना जरूरी है कि भैया क्या पढ़ा जाता था, कैसे होता था। एक अकाउंटेंट को ये 3 गोल्डन रूल्स याद तो होने चाहिए। अनुमान इस्तेमाल उसका वो करे ना करे, ठीक है ना। इस्तेमाल हम मॉडर्न अप्रोच का करेंगे, याद हम कर लेंगे। तो रियल का नेचर क्या होता है, गोल्डन रूल क्या है? कह रहे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। अब रियल क्या होता है? एसेट। कह रहे अगर एसेट आपके बिजनेस में आएगा तो उसको डेबिट कर लो, जाएगा तो उसको क्रेडिट कर लो। अब इस बात को बस याद कर लो, इसको इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करेंगे। तो मैंने अपना फैसला आपको बीच में ही सुना दिया कि हम मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करेंगे, और मैं अपने सारे बच्चों को कहता हूं मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो। और दुनिया के 99.99% टीचर कहते हैं कि मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो। 1% के 0.1% के कुछ ओल्ड स्कूल टीचर्स हैं जो पुराने जमाने के टीचर हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा। मतलब अगर यार ऐसे तो मेरी नानी जी भी कहती थी कि यार मंगलवार को ना नॉनवेज मत खाया कर। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, देखो मैं नॉनवेज खा रहा हूँ तो उसमें मंगल क्या और बुध क्या, ठीक है ना। लेकिन 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 विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
अब देखो इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि सर नॉनवेज की बात और मंगलवार को बीच में जोड़ रहे हो, ठीक है ना। अब देखो मेरे स्पेक्ट से कि कोई भी दिन खा रहे हो, अगर वो पाप है तो वो कोई भी दिन का पाप है, अगर वो पाप नहीं है तो वो कोई भी दिन का पाप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरी नानी जी ओल्ड स्कूल, उनको लगता है कि नहीं वेडनेसडे खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगलवार खाओ तो दिक्कत है। मैं समझ गया उनके उनके सेंटिमेंट जुड़े, ठीक है ना। तो मैंने उनकी बात का पालन किया। तो ऐसे आपके स्कूल में अगर बोल रहे कि रियल पर्सनल नॉमिनल के हिसाब से सीखो, तो बोले सीख लेना, एक मेरा भी सीख लो मॉडर्न अप्रोच, फिर आप डिसाइड कर लेना क्या लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये अप्लाई करते हैं कॉपी में तो दिखता नहीं है कि आपने मॉडर्न लगाया ट्रेडिशनल, उसमें सिर्फ रिजल्ट आता है। मतलब आपको मन में सोच के बताना है सर ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। अब आपने मन में सोच के डेबिट लगाया, क्रेडिट लगाया, जो आपने मन में सोच के डेबिट बताया और क्रेडिट बताया, वो क्या सोच के बताया, मॉडर्न सोच के या ट्रेडिशनल सोच के, ये कोई नहीं देख पाएगा, ये आपके सब दिमाग में चलेगा। तो आपकी चॉइस है ना, मेरी चॉइस थोड़ी ना। समझे? रियल हो गया। अब आता है पर्सनल। पर्सनल अपनी अपनी चॉइस हो जाएगी। अब ये कहता है डेबिट द रिसीवर, अगर जो पैसा ले रहा है उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जो पैसा दे रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। नॉमिनल, नॉमिनल नेचर क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल नेचर है नॉमिनल का, तो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये 3 गोल्डन रूल्स आप याद तो कर लो, अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं मॉडर्न अप्रोच आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है जी। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी पढ़ ली। ट्रेडिशनल अप्रोच की मदद से हमने रियल पर्सनल नॉमिनल में अकाउंट्स को बाइफरकेट करने सीख लिए। 2 क्वेश्चन कर लेना, ये इतना ही आएगा पेपर में 1 मार्कर की, बताओ इसका नेचर क्या है, इससे ऊपर इसकी औकात नहीं है। मॉडर्न अप्रोच समझते हैं। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जैसे आपने अभी कहा कि पीछे 3 नेचर के अकाउंट्स होते हैं, कहता नहीं 5 नेचर के अकाउंट होते हैं। पहला, हमारे सारे एसेट्स। दूसरा, हमारी कैपिटल। तीसरा, हमारी लाइबिलिटीज। चौथा, हमारे एक्सपेंस, लॉसेस। और 5वां, हमारा रेवेन्यू, इनकम, गेन। कह रहे पूरे के पूरे अकाउंट्स में सिर्फ ये 5 ही शब्द हैं, बाकी सब इसके एग्जाम्पल हैं। बात तो सही है भाई, ठीक है जी। कह रहे अगर आपके बिजनेस में कोई भी एसेट इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट कर देना। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पी कर लिखी गई होगी ये बात। वाह, शेर बन गया भाई। देखो स्प्राइट पी के लिख दिया भाई ने। सब पुराने, देखो भाई बेस तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ही था, उसको कंक्लूड किया गया बड़े बड़े विद्वानों द्वारा। उन्होंने कहा भैया देखो वो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हटाओ, सीधी सीधी बात करो। असेट मतलब सारे असेट, इसमें बैंक भी आएगा और डेटर भी आएगा, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो जो तुम्हारे एसेट है, अब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था, वो भी तो तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट था, वो भी यहीं आएगा। वो रियल पर्सन नॉमिनल कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, ऐसा नहीं करना आपको। अब जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो लाइबिलिटी है, तो वो कहाँ रहेगी, यहीं रहेगी, ठीक है जी। अब रियल पर्सन नॉमिनल कुछ नहीं है। अब सोचो, एसेट अगर आपके बिजनेस में बढ़ेगा तो क्या कर दो, डेबिट। अगर एसेट आपके बिजनेस से कम हो गया, मान लो सेल हो गया, बेच दिया, टूट गया, फूट गया, चोरी हो गया, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। सिंपल फंडा है। ऐसे अगर आपके बिजनेस के खर्चे बढ़ गए, वैसे हमेशा बढ़ेंगे ही, कम तो होंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। मान लेते हैं अगर डिक्रीज हो रहा है, वैसे कभी ये कभी पॉसिबल ही नहीं है हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। तो आपको इसी पे फोकस करना है। कैपिटल, अगर आपके बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैपिटल अगर डिक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सही है। अगर आप, अरे यार उल्टा लिख दिया भाई, तुम्हारे फ्लो में भाई साहब, फ्लो में लिख दिया। इंक्रीज पर हो गया क्रेडिट और डिक्रीज पर हो गया डेबिट। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट।
ऐसे ही रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा, वैसे सिर्फ इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, तो ये आएगा क्रेडिट। लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, खाली खाली अच्छा लगेगा, तो यहां आ गया डेबिट। आपको इसी पे फोकस करना है। ये 5 रूल याद कर लो। ये दोनों बढ़ने पर होंगे डेबिट, घटने पर होंगे क्रेडिट। ये तीनों बढ़ने पर होंगे क्रेडिट और घटने पर होंगे डेबिट। याद हो गई। मॉडर्न अप्रोच खत्म, सीधी बात डेबिट क्रेडिट पर आई है और कुछ भी नहीं है। अब हमको ये तो पता ही है कि क्या असेट होते हैं, क्या रेवेन्यू होता है, क्या एक्सपेंस होता है, क्या कैपिटल होती है और क्या लायबिलिटी होती है। नहीं पता तो एक टास्क दे दूं, अभी एक और गेम खेल लेते हैं हम। सही है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट बैठ के याद कर लो, 2 मिनट बैठ के याद कर लो। वैसे याद हो गया होगा, एसेट और एक्सपेंस सेम चलते हैं, बाकी तीनों सेम चलते हैं। ठीक है जी, इसलिए मैंने जान के ऐसा लिखा था। अब देखो, अब ये थोड़ा आगे पीछे कर लेना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस, आओ जी प्रैक्टिस करते हैं। फिर आपने वीडियो को पॉज करना है। अब आपने यहाँ पर बताना है कि क्या एक्सपेंस है, देखो क्या एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। जल्दी जल्दी बता दो। फिर कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने 14 है, 14 में से कितने ठीक थे। चलो पॉज किया होगा और अब आपने सारे आंसर लिख दिए होंगे। अब देखते हैं कितने ठीक थे आपके। जैसे लैंड आपका क्या होता है बेटा, एक एसेट होता है, ये तो सभी को पता होगा। इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट होती है, ये भी सबको पता होगा। अरे वाह, बिल्डिंग भी हमारी एसेट है, ये भी सबको पता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारी इनकम होती है, ठीक है जी। सैलरी ये हमारा एक्सपेंस होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है ना आप लोगों को, मैं बता देता हूं। बैंक से जब पैसा आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेते हो, कुछ करंट अकाउंट होल्डर्स को, बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी होती है कि अगर आपके बैंक में पैसा खत्म हो जाए तो व्यापार करने के लिए आप हमसे शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, यानी आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव कर देंगे। यानी आपके बैंक मान लो 0 रुपए है, फिर भी आप 2-2.5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो या किसी को चेक दे सकते हो। उसको बोलते हैं बैंक ओडी फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक प्रकार का लोन होता है कुछ दिनों के लिए, 55 दिन 90 दिन के लिए लोन देते हैं। डेटर, डेटर आपका बेटा यहां पर क्या है, एसेट है, बिल्कुल हर बार एसेट होता है। क्रेडिटर हमारे सर पर लाइबिलिटी है। बैड डेट हमारा लॉस है या एक्सपेंस लिख सकते हो, ठीक है जी। कैपिटल हमारी कैपिटल ही है। डेप्रीसिएशन ऑब्वियसली बात है हमारा क्या है, एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल हमारा एसेट है। फ्रेट हमारा एक्सपेंस है। वेजेस हमारा एक्सपेंस है। तो जल्दी से बता दो कि आउट ऑफ 14 आपके कितने ठीक थे। अगर 14 के 14 ठीक थे तो भैया ठीक है, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। 14 में से मान लो अगर आपके 10 या 10 के कम ठीक थे तो भैया एक आधा क्वेश्चन आपको टीएस गरेवाल डीके गोयल में और मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, धक्के खा रहे हैं वहां पे जाकर आप बाइफरकेट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टास्क पर, ठीक है जी। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अप्रोच पे रहने वाला है। अब हम ये जान चुके हैं कि कब क्या बढ़ने पर क्या घटने पर हमारा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और हम ये भी जान चुके हैं कि बाइफरकेशन क्या होता है। अब एक टास्क आता है आपके सामने, हल्का हल्का टास्क है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इन ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग, अगर इन सबको बढ़ा दिया जाए तो ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। जैसे कह रहे हैं फर्नीचर को अगर बढ़ा दिया जाए, हमारे बिजनेस में मान लो फर्नीचर बढ़ जाता है, तो फर्नीचर क्या होता है बेटा, हमारा एसेट होता है। तो अब बताओ ये डेबिट होगा या क्रेडिट। तो ये आपको याद करवा रहा है मॉडर्न अप्रोच। अब देखो, एसेट अगर इंक्रीज होता था तो क्या होता था बच्चों, डेबिट होता था। तो हमें ये बताना है, पढ़ लो क्वेश्चन। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। तो नेचर हमने बता दिया, ये एसेट नेचर का है, रियल पर्सन नॉमिनल नहीं बताना, मॉडर्न अप्रोच लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। फिर लिखा है मोहन एक प्रोप्राइटर। अब देखो ये भी हमको बोला है कि ये बढ़ गया है। मोहन प्रोप्राइटर क्या है बेटा, हमारी कैपिटल है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या हो जाती है भैया, क्रेडिट हो जाती है। अब ये थोड़ी सी आपको थेरेपी करा रहा है कि ताकि आपको याद हो जाए। मैं आपको फिर बोलूं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं। पेपर में जो आएगा वो भी इस चैप्टर में से, देखो आप ना उम्मीद छोड़ो, पहले तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। हमें ये चैप्टर को चैप्टर मानना ही नहीं है, हमने तो वो रूल्स की किताब मानने जिसके मदद से हम आगे अच्छे से चल पाएंगे। सैलरी हमारा एक्सपेंस होती है, कह रहे अगर बढ़ गई तो क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, अगर बढ़ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा।
इंटरेस्ट पेड, पे किया है तो ये हमारा एक्सपेंस है, बढ़ जाएगा तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। सोहन एक क्रेडिटर है, ये हमारी लाइबिलिटी है, बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। राम एक एसेट है, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब आपके कितने ठीक थे आप बता दो। यही सेम क्वेश्चन आप एक बारी फिर कर लेना, डिक्रीज करके कर लेना, तो उल्टा हो जाएगा सारा का सारा काम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इंक्रीज पर अगर वो डेबिट हो रही है कोई चीज, तो डिक्रीज पर वो क्रेडिट होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। ऐसा एक और क्वेश्चन आपको टीएस में इसी के बाद मिल जाएगा, डिक्रीज वाले एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब समझ लो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ी मॉडर्न सॉरी आपके ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको पढ़ा, बाइफरकेट करना सीख लिया, क्या रियल है क्या पर्सनल नॉमिनल है, 3 गोल्डन रूल्स पढ़ लिए, याद कर लिए और उसको साइड में रख दिया। इसलिए पढ़ लिया कि पेपर में 1-2 नंबर चाहिए, अप्लाई जीवन भर नहीं करूंगा। फिर हमने पढ़ी मॉडर्न अप्रोच, जो सीधी बात, नो बकवास, एक ही स्लाइड में सब कुछ खत्म। एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ये हमने बात याद कर ली। फिर हमने एक क्वेश्चन किया जहां पे हम बांट सके कि क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है। फिर एक थेरेपी और कर ली कि अगर कोई चीज बढ़ती है तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। नाउ द मेन टास्क, अब आता है टास्क, अब है मेन गेम। अब देखो, अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये इटसेल्फ आगे की पूरी जर्नी है। क्या कह रहा है कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन है। याद होगा आपको वो डबल एंट्री सिस्टम वाला एक लेक्चर मैंने सिर्फ बनाया था, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम नाम से एक लेक्चर बनाया हुआ है, जाकर देखना। तो वहां पर मैंने बताया था हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, वो 2 एस्पेक्ट सोचना बताया था। लेकिन जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कुल चीजें ना 3 ही होती हैं, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। अब चीजें कितनी हैं, 5। जब भी कोई खर्चा आता था तो हम कैपिटल कम कर देते थे जब भी कोई इनकम आती तो कैपिटल बढ़ा देते थे। एक्चुअल में एक सॉरी एक्चुअल ओहो एक्चुअल के अंदर कोई भी खर्चा होता है तो कैपिटल कम होती है, लेकिन वो उस वक्त नहीं होती, साल के एंड में करेंगे। अगर कोई इनकम होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कैपिटल में फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी कैपिटल, लेकिन अभी नहीं बढ़ाएंगे, साल के एंड में ऐड करते हैं। तो अभी हम 5 चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, मैं आपको बताता हूँ, समझ जाओगे। तो वही सब काम करना है, मॉडर्न अप्रोच का लगाना है, क्लासीफाई करना है, ये बताना है डेबिट है या क्रेडिट है। तो एक ट्रांजैक्शन सोच आएगी, उसको सोचना है कि ये 2 एस्पेक्ट क्या होंगे और वो 2 एस्पेक्ट में से कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट। ये बात शर्तिया है कि एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट, दोनों डेबिट दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। आओ बताता हूँ कैसे करना है। फिर एक आध क्वेश्चन आप घर पे कर लोगे और फिर टी शेप पर आ जाते हैं। चलो जी, अभी 2 ही टास्क बचे हैं पूरे चैप्टर में, और ये कर लो, फिर जर्नल शुरू करेंगे, आपके जीवन का महत्वपूर्ण चैप्टर है वो भी। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो आंसर, तो एक एस्पेक्ट हमारे बिजनेस में आया कैश अकाउंट और एक एस्पेक्ट आया कैपिटल अकाउंट। देखो, जो बच्चे ने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा या जिस बच्चे ने डबल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़ा, उसको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, उसको वो पढ़ के आना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वरना मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी एनर्जी से वो टॉपिक समझा रखा है। और यही एक हायरार्की है, बच्चों को उस पाथ से गुजरना ही पड़ेगा। तो 2 एस्पेक्ट होते हैं, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश इंक्रीज, पूरा ढंग से लिख देते हैं, कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। ठीक है जी। अब कैश होता है हमारा एसेट और कैपिटल होती है हमारी कैपिटल। अब हम सब जानते हैं अगर एसेट इंक्रीज होता है तो क्या हो गया, डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, क्रेडिट। और दोनों का ही अमाउंट 5-5 लाख था। अब ये अमाउंट को इग्नोर करो, एस्पेक्ट समझो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आपको अब ये सोचना है। अब जैसे अगली ट्रांजैक्शन में सोचते हैं, बोरोड फ्रॉम नरेश। नरेश से आपने 1 लाख रुपए उधार ले लिए, आपकी जेब में पैसा तो आएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट। देखो, हर एक के आगे एक तो अकाउंट लगाना है। कैश अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और अब आपके सर पे बोझ भी तो आ गया, भैया पैसे तो वापसी करने हैं, तो नरेश भी आएगा। अब एक बात ध्यान रखना, नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखते। अगर नाम के आगे अकाउंट लिखना का बहुत मन है
तो अपॉस्ट्रॉफी एस डालकर लिख दोगे, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैश मेरा एसेट होता है, नरेश मेरी लाइबिलिटी है, तो ये हो गया बच्चों डेबिट और ये हो गया बच्चों क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। सही है, चलिए आगे। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फ्रॉम फॉर कैश, कैश में फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपए का, कैश में खरीदा है तो इस नाम का मैं क्या ही करूं, मुझे उसका नाम का कुछ भी करना नहीं है, मैं क्या ही करूंगा नाम का, कैश में खरीदा है। अब एस्पेक्ट बताओ जल्दी से, मेरे से पहले सोच लो यार। तो एक तो आपके बिजनेस में फर्नीचर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो फर्नीचर अकाउंट ये बढ़ गया, ये असेट होता है तो ये हो गया डेबिट। दूसरा आपके जेब से क्या चला गया, कैश, तो कैश अकाउंट डिक्रीज हो गया, एसेट है तो क्या हो गया, क्रेडिट। दोनों बढ़ सकते हैं, दोनों घट सकते हैं, दोनों एसेट हो सकते हैं, दोनों लायबिलिटी हो सकते हैं, दोनों रेवेन्यू हो सकते हैं, लेकिन दोनों कभी भी डेबिट और दोनों कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकते। एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। चौथा देखो भैया, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। अब यहां कैश नहीं लिखा, ये बात मैंने आपको अकाउंट इक्वेशन में बताई थी, जब नाम लिखा हो कैश ना लिखा हो तो वो उधार वाली ट्रांजैक्शन है। दिल्ली सेफ से आपने 40,000 का फर्नीचर खरीदा है। अच्छा फर्नीचर खरीदा है तो ये माल नहीं है, गुड्स नहीं है, गुड्स होते तो परचेजेस आता, माल खरीदने को क्या बोलते हो, परचेजेस, बेचने को क्या बोलते हो, सेल्स। यहाँ पे तो आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो यहाँ पर आ गया भैया हमारा फर्नीचर। फिर आपके पास फर्नीचर आया बेटा, नो मैटर पैसे गए नहीं गए, बढ़ गया असेट डेबिट, पैसे नहीं गए इस बारी कौन बन गया, दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ वाले मेरे क्या बन गए, दिल्ली सेफ अकाउंट, ये इंक्रीज हो जाएंगे, ये मेरी लायबिलिटी है, क्या कर दूंगा मैं इनको, क्रेडिट। फोकस ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, बड़ी ठीक है ना। देखो फिर कह रहे हैं आपने फर्नीचर हो गया, अब आपने माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है 15,000 का कैश में, ठीक है जी। अब जब माल खरीदते हैं तो वहां पर हम क्या करते थे, गुड्स बढ़ा देते थे अकाउंट इक्वेशन में। देखो वहां इसलिए गुड्स बढ़ाते थे क्योंकि हमारे पास चीजें ही तीन थी, एक असेट, कैपिटल और लायबिलिटी। लेकिन अब माल हमारा खरीदना एक खर्चा होता है, तो अब हम एक्सपेंस बढ़ाएंगे यानी परचेज अकाउंट। माल खरीदना यानी परचेज, बताया था बेसिक टर्म्स में, बेचना यानी सेल। तो यहां पर आ जाएगा हमारा परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट बढ़ गया, एक्सपेंस है डेबिट, ठीक है जी। कैश अकाउंट, क्योंकि जेब से पैसा तो जाएगा ही माल खरीदते वक्त, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या है बेटा हमारा एसेट, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है जी। पांचवा हो गया। फिर आ गया छठा, गुड्स सोल्ड टू, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से माल खरीदा है। वैसे मैंने पीछे जगह छोड़ रखी है लेकिन हम यहीं कर लेते हैं। तो सिक्स्थ एंट्री, माल खरीदा है महेश से, कैश नहीं दिया, तो माल तो खरीदा ही है, परचेजेस बढ़ गया, एक्सपेंस डेबिट हो गया। लेकिन अब हमारे सर पे बोझ आ गया, बोझ कौन है, महेश, तो महेश लिख लो या महेश अकाउंट लिख लो, ये बढ़ गया, लायबिलिटी है, क्या हो जाएगा क्रेडिट। सही है जी। सेवेंथ पर आते हैं जी, क्या कह रहा है सेवेंथ क्वेश्चन, कह रहे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। करीम को 25,000 का माल बेचा है, कैश में बेचा है ना, तो करीम का क्या लेना देना मुझे, कैश में बेचा है। तो देखो अब आपके पास कैश आएगा, कैश हमारा बढ़ गया, ये क्या है बेटा हमारा असेट, क्या हो गया डेबिट। और माल बेचना क्या होता है, सेल्स अकाउंट, ये होता है मेरा रेवेन्यू, ये भी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। माल बेचना यानी रेवेन्यू बढ़ गया, गल्ले पैसा आएगा ना, कैश बढ़ गया, और माल बेचना यानी रेवेन्यू होता है, क्या होता है रेवेन्यू। खरीदना यानी खर्चा, ये बात हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ रखी है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर हमने शाम को माल बेचा उधार पर, तो उधार पर बेचा है, तो देखो अब शाम से पैसे लेने हैं आपको, तो यहां पे आ गया शाम्स अकाउंट, बढ़ गया है, ये कौन है बेटा मेरा एसेट, कौन है ये डेटर, पैसे लेने हैं ना, तो यहां पर क्या आ गया डेबिट। और माल बेचा है तो ये आ गया भैया हमारा सेल्स अकाउंट, क्या आ गया सेल्स अकाउंट, ये फिर क्या बेटा मेरा रेवेन्यू है, बढ़ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों क्रेडिट। ऐसे सोचना आपको, 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और चिंता वाली बात नहीं है, अगर इस चैप्टर के अंदर भी आप 100% इसमें पक्के नहीं होते हो तो जर्नल चैप्टर के, मतलब जर्नल चैप्टर में यही काम करना है आपको। लेकिन फिर भी जर्नल चैप्टर पे पहुंचने से पहले इसे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो कर लेना।
कोई भी एंट्री समझ में ना आए तो कमेंट में लिख देना, जवाब आ जाएगा, ठीक है ना, कि भैया इसका मैं नहीं दूंगा जवाब तो कोई दोस्त ही दे देगा तुम्हारा, ठीक है जी। वैसे मैं ही दे देता हूँ यार, मोस्टली जवाब दे देता हूँ, जितना समय लगता है यार मैं पूरा पूरा जवाब देता हूँ। और कुछ बच्चे हाजिरी लिखेंगे यहाँ पर कि हाँ भाई हमको हमारे जवाबों का, सवालों का जवाब मिलता है जो जेन्युइन होते हैं, ठीक है जी, जो जेन्युइन सवाल होते हैं। कुछ बच्चे कुछ उटपटांग सवाल भी पूछते हैं, ठीक है ना, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, तो उसका जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता, ठीक है जी, वो आप समझते हो, आप भी ये बात एग्री करोगे। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो इस प्रकार के आपको 2-3 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी एंट्री में डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, इस पे आप अभी थोड़ा फोकस करेंगे कि क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट। अच्छा, बाय चांस मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही आपको देखने को लग रहा होगा कि ऊपर डेबिट आ रहा है नीचे क्रेडिट आ रहा है, कोशिश करो कि ऊपर डेबिट आए और नीचे क्रेडिट आए, लेकिन इन क्वेश्चन में ऊपर नीचे चल सकता है, जर्नल में नहीं चलेगा, यहाँ चल सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि ऊपर डेबिट आए और नीचे क्रेडिट आए। चलो, गॉट इट, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये वाला तो भैया मोए मोए हो गया, हमने तो इसको यूज ही नहीं किया। आगे आते हैं, अब बात करते हैं टी शेप की, और टी शेप की बात आप तब करोगे जब उतना आपका पक्का हो चुका होगा, ठीक है जी। अब टी शेप दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो 15 मिनट लगेंगे, 1 घंटे का पूरा लेक्चर बन जाएगा आपका, ये बात खत्म हो जाएगी। चलो, टी शेप। अब टी शेप अकाउंटिंग क्या होती है, देखो आपको पता ही होगा, टी शेप, ठीक है। अच्छा, अभी पूरे पूरे प्रोसेस के अंदर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा, सर ये डेबिट और क्रेडिट है क्या, है ना, ये आया होगा ना आपके दिमाग में। तो बेटा कुछ भी नहीं है, अब पता चल जाएगा डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। देखो, डेबिट और क्रेडिट एक डब्बा होता है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट, मशीनरी खरीदी कैश में, तो हमने 2 एस्पेक्ट सोचे, मशीनरी और कैश। मशीनरी हो रही है डेबिट, कैश हो रहा है क्रेडिट। मशीनरी को डेबिट के डब्बे में डाल दो, कैश को क्रेडिट के डब्बे में डाल दो, यही है। तो डेबिट और क्रेडिट 2 डब्बे हैं, वही हम बनाने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं टी शेप अकाउंटिंग। अब टी शेप अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये रही हमारी टी शेप। टी मतलब टी फॉर टैप, टिपी टिपी टैप। ओहो, गंदा टी बन गया, स्ट्रेट, बहुत ही खराब बन रहा है, बहुत ही खराब बन रहा है, ओहो। चलो दोबारा बनाते हैं। वैसे चलो, आप तो पेंसिल स्केल से बनाओगे यार, ठीक है ना, कॉपी में बहुत सही सही बनाता हूँ। ये आया, मैं वहां देख के क्यों बना रहा हूँ, मैं यहीं देख के बनाऊंगा, सही है। तो ये आ गया टी शेप, टी दिख रहा है, बड़ा सा टी दिख रहा होगा आपको। अब ये टी शेप है। अब दूसरे कलर से कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिंपल एक ही कलर से करना है, ये इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक और लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे, हम यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे। आप बड़े वाला टी देखो, व्हाइट वाला टी, ये है टी शेप अकाउंटिंग। टी शेप अकाउंटिंग का मतलब है एक हिस्सा होता है डेबिट, ये डब्बा है डेबिट का, और ये डब्बा है क्रेडिट का। आज के बाद जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, जर्नल के बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, 2 ही डब्बे दिखाई देंगे, एक डेबिट का डब्बा और एक क्रेडिट का डब्बा। तो इसलिए कहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है, दे आर द जगह, दे आर द प्लेसेस, दे आर द डब्बा वेयर वी हैव टू पुट क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है, ठीक है जी, ओके। तो ये है, और यहाँ पर आता है बेटा हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ आता है हमारा अमाउंट इन रुपीज, और यहाँ पर भी आ गया हमारा पर्टिकुलर्स। अच्छा, अब पर्टिकुलर की जगह हम यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे टी शेप में। अगर ये होता हमारा लेजर तो हम यहाँ पर लिखते पर्टिकुलर्स। अब अभी हम सीख रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, अब यहाँ पर आता है इंक्रीज और डिक्रीज। अब मेरी बात समझना, अगर ये अकाउंट है कैश का तो यहाँ आएगा इंक्रीज, यहाँ आएगा डिक्रीज। क्यों? कैश के इंक्रीज, कैश क्या है? एसेट। इंक्रीज होने पर क्या होगा? डेबिट। डिक्रीज होने पर क्या होगा? क्रेडिट। अगर यहाँ पर कैश ना हो, अगर यहाँ पर कैश ना हो, यहाँ पर हो फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, कोई एक क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर हमारी एक लाइबिलिटी होती है, वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर इंक्रीज आएगा, यहाँ डिक्रीज आएगा। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो समझ आएगा। 3 क्वेश्चन करेंगे जबरदस्त। कैरियर टी शेप अकाउंट बनाओ, किसका? मशीनरी का। तो हमें सिर्फ मशीनरी पे फोकस करना है यहाँ पर, और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। डबल एंट्री सिस्टम नहीं सोचना, हमें सोचना है सिर्फ मशीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक मशीनरी का एक वो बना देते हैं,
आंसर के उस पे यहां पर लिखा हमने मशीनरी अकाउंट, इसके नीचे खींची हमने एक लाइन, यह है हमारा टी शेप, एक ही कलर से आपने तो खैर पेंसिल से बनाना है, ये ऐसे आया, इधर आ गया क्रेडिट, हमेशा ये वाला क्रेडिट रहेगा, ये वाला डेबिट रहेगा, हमेशा ये चेंज नहीं होता, ये आ गया अमाउंट, ये आ गया अमाउंट। अब मेन बात क्या है, मशीनरी का नेचर क्या है, एसेट, एसेट हमारा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा क्रेडिट। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो समझो, पहली लाइन क्या कह रही है, मशीनरी खरीदी है, तो बताओ हमारे बिजनेस में मशीनरी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी, 40,000, तो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया कैश, कैश ही दिया होगा ना, ब्रैकेट में लिख दिया आपने मशीनरी परचेज की है, पूरा लिख सकते हो मशीनरी परचेज, परचेज लिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि भैया माल खरीद रहे हैं क्या, तो मशीनरी परचेज ब्रैकेट में लिख दिया, बढ़ रहा है ना, कितना भैया, 40,000। फिर पीछे आओ, कह रहे मशीनरी बेच दिया आपने 10,000 की, तो कैश आया होगा आपके पास, आपको कैश से लेना देना नहीं है, आपको मशीनरी से लेना देना है। पहली एंट्री मशीनरी खरीदी थी तो मशीनरी बढ़ गई तो क्या हो गया, डेबिट। दूसरी एंट्री मशीनरी बेची है, तो मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मशीनरी तो हमारे बिजनेस से चली गई ना, चली गई, लेकिन पैसा तो आया होगा, तो यहां पर आ गया कैश, मशीनरी सोल्ड, ठीक है जी, कितना भैया, 10,000। ओके, आप यहाँ पे सीधा सोल्ड भी लिख सकते हो, ये लिखने का तरीका अलग अलग होता है क्योंकि ये फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं, मशीनरी दोबारा खरीदी 8,000 की, फिर यहां पर आ गया कैश, मशीनरी परचेज 8,000, फिर मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब बेच दी या फेंक दी, ठीक है ना, तो यहां पर आ गया डिस्कार्डेड, मशीनरी आपने फेंक दी, खराब हो गई होगी, सड़ गई होगी, गल गई होगी, तो आपने उसको डिस्कार्ड ही कर दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगाने से मशीनरी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहां क्या लगा दिया आपने, डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो, बस आपको ये देखना है बढ़ रही है या कम हो रही है, और वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से ही होगा। क्लियर हो गया ये? अब वह तो कई टीचर मना करते हैं कि ऐसा मत करो जो मैं करने जा रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी मेरे साथी होते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। आमने सामने टोटल होगा, जैसे बैलेंस शीट में होता था, अकाउंटिंग में पढ़ाया था, इसका टोटल है 48 और इसका टोटल है 25, तो बड़ा कौन है दोनों में, 48, तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, कलर चेंज कर रहा हूं, यहां लिखेंगे हम 48, यहां पर भी लिखेंगे हम 48, लेकिन ये अभी तक टोटल कितना है बेटा, 25, तो जो बैलेंस बच गया वो यहां लिख देंगे, तो बैलेंस कितना आ गया, ये 25 है, ये 48 है, तो 23,000 बैलेंस, 48 में से हमने ये तीनों माइनस किए तब जाकर के आया 23,000। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। करो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है, नहीं करो तो हो सकता है टीचर नंबर काट ले, आप अपनी स्कूल की मैम से पूछो, ठीक है जी। और देखो ना, अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, टी शेप बनाना है किसका, अब हमको कैश के हिसाब से सोचना है, कैश भी मेरा असेट है, तो वही इंक्रीज डिक्रीज तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर एक अकाउंट बना लेते हैं बच्चों हम, कैश अकाउंट, ये रहा जी कैश अकाउंट, ये रहा जी, ये रहा जी, ये टी शेप बना दी आपने, पेंसिल स्केल से खूबसूरत एक अकाउंट बनाना है, क्रेडिट डेबिट, ये आ गया अमाउंट, ये आ गया अमाउंट। चलो अब बताओ इंक्रीज डिक्रीज कहाँ लिखूं, कैश क्या होता है, एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो इधर आ गया, और डिक्रीज होता है तो इधर आ गया, पढ़ लो। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश तो बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा छोड़ दो, कैश तो बढ़ेगा, कैश पॉइंट, कैश 40,000 बढ़ गया तो इधर आ गया, किसके वजह से बढ़ा, कैपिटल 40,000, दूसरे वाले का नाम लिख दो चाहे। फिर परचेज गुड्स, माल खरीदे हैं तो पैसा तो जाएगा, तो माल खरीदा है, परचेज गुड्स कितना, 20,000 की वजह से हमारा माल खरीदने की वजह से 20,000 चला गया। फिर आता है माल खरीद बेचा है, पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, तो सोल्ड गुड्स कितना, गॉड, सोल्ड गॉड, भाई साहब हिम्मत देखो मेरी, सोल्ड गुड्स कितना भैया, 24,000। इसके बाद पेड रेंट, रेंट पे किया, पैसा जाएगा, 2 बारी रेंट है, इसको सैलरी कर लो यार, पेड रेंट कितना, 400, और पेड सैलरी 600, दोनों लिख देते हैं, यहाँ आया पेड रेंट
सिर्फ रेंट भी लिख सकते हो 400, और पेड सैलरी कितना लिख सकते हो भैया 600। सही है। उसके बाद कह रहे हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये भी तो पैसा विड्रॉ, पैसा तो कम में हो जाएगा गले में, तो ये आ गई हमारी ड्रॉइंग। 1000 रुपए आपने विड्रॉ कर लिया। चलो अब करेंगे टोटल। ये टोटल ज्यादा है, ये टोटल कम है, पिछली बारी भी ऐसा ही हुआ था, बाय चांस की बात है, चलो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर आ गया कितना भैया 64, यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा 64। अब 64 में से ये सब माइनस कर दो, 22,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 42,000। ये आ गया बच्चों हमारा बैलेंस 42,000। सही है। एक और कराऊं, पूरा 1 घंटे का लेक्चर बना दूं, चलो आ जाओ एक और देख लो। उसका बोलते हैं हम राकेश का अकाउंट। कौन है राकेश? क्रेडिटर है। तो एक लाइबिलिटी वाला भी सीख लो, उल्टा वाला भी सीख लो। तो ये आ गया हमारा राकेश अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट। कौन है ये हमारा? क्रेडिटर। थोड़ा इधर बन गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये आ गया भैया, ध्यान से देखो, ये आ गया डेबिट और ये आ गया बच्चों हमारा क्रेडिट। ये आ गया अमाउंट, ये आ गया अमाउंट। सही है। अब यहां पर डिक्रीज, यहां क्या आ जाएगा डिक्रीज, और यहां पर आ जाएगा बच्चों इंक्रीज। सही है। चलो अब देखते हैं गुड परचेज फ्रॉम राकेश। माल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, राकेश के। तो राकेश बढ़ गया, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 50,000 से। तो 50,000 माल खरीदने पर, तो परचेज हुआ है, परचेज गुड्स की वजह से 50,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, तो 50,000 इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज वहां है। गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश को माल वापसी कर दिया, परचेज रिटर्न कर दी, तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। परचेज रिटर्न कितने का भैया? 5,000 रुपए का। इसके बाद पेड टू राकेश, राकेश को पैसा दिया है 20,000 रुपया, पेड टू राकेश। तो राकेश इंक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आपने कैश पे कर दिया राकेश को 20,000 रुपए का, आपकी लायबिलिटी कम हो गई। और फिर लास्ट परचेज गुड्स, फिर आपने और माल खरीद लिया राकेश से, तो यहां पर आ जाएगा भैया परचेज गुड्स कितने का? 10,000 का और माल खरीद लिया। अब देखो टोटलिंग करते हैं। अब यहाँ का टोटल ज्यादा है और यहाँ का टोटल कम है। ये आ रहा है 60,000 और ये आ रहा है बच्चों हमारा 25,000। तो कितना कम पड़ गया भैया? 35,000, और वो आ जाएगा हमारा बैलेंस। बढ़िया, समझ में आया? ट्रेडिशनल, मॉडर्न, डबल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, फिर टी शेप, 4 फेज का चैप्टर है। कम से कम जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आपके पास कोई भी किताब है, उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन। बड़ा मन से पढ़ाता हूं मैं ये चैप्टर, क्योंकि मुझे पता है आगे जाकर अगर ये कमजोर रहेगा तो बच्चा मुझे ही गाली देगा। तो इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर देता रहता हूं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ना समझना आपके ऊपर है। ऑल क्वेश्चंस, ऑल इलस्ट्रेशन, जितनी भी इलस्ट्रेशन, हाँ जितनी भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स बोलते हैं, आपकी अपनी अपनी किताब होगी, किसी के पास टी.एस. गरेवाल होगी, किसी के पास डी.के. गोयल होगी, वासन होगी, ठीक है ना, और अन्य किताबें बहुत सारी आती हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप किताब से पढ़ाई कर रहे हो उसका क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन ये आपको करना है। मजबूत कर लो इतना कि जर्नल चैप्टर पे जब आऊं, अच्छा जब मैं जर्नल चैप्टर पे आऊंगा ना, तो हमारी शुरुआत जो होगी ना बच्चों, 1 सेकेंड दो मेरे को, जो हमारी शुरुआत होगी वो ऐसे क्वेश्चन से होगी। हमको एंट्री का पहले ये बनाना पड़ेगा, फिर जर्नल बनेगा, ठीक है जी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट शुरुआत करेंगे, जर्नल ऐतिहासिक चैप्टर बना देंगे। जर्नल कभी भी 1 शॉट में नहीं आएगा, उसको 2 पार्ट में लेकर आऊंगा, पहले सिंपल और कंपाउंड और फिर स्पेशल एंट्रीज, ठीक है जी। अगला चैप्टर हमारा वही होगा, जर्नल होगा, लेकिन पहले हमें इस चैप्टर को मजबूत बना देना, इतना मजबूत क्या सोच नहीं सकते। कमेंट में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं या आपका कोई दोस्त जरूर दे देगा। एंड अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि ताकि बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि इस एक मेहनत से बहुत सारे बच्चों का उद्धार हो जाए। इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ हमें ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि बच्चे एटलीस्ट कुछ गेन कर रहे हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो करोगे ही करोगे, सब्सक्राइब आप कर चुके होगे, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलूंगा अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।